अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आपका और हमारा साथ है। हफ्ते का आगाज़ है और मौसम है बहुत ही खुशगवार, लेकिन जैसे ही बारिश हुई है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब स्मॉग जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें हल्की हल्की वो स्मॉग थी या फॉग थी, आई डोंट नो ये क्या अच्छा, लेकिन बारिश के होने के बाद भी अभी तक कमी नहीं आई। आज हाँ, फिर उसी तरह स्मोक थी जैसे बारिश से पहले थी। मौसम जरा ठंडा हो गया। अब ये स्मोक है, फॉग है, इसमें तो हम कंफ्यूज है, लेकिन एक चीज़ में हम बिल्कुल क्लियर हैं, वो ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है। पाकिस्तानी टीम वतन वापस आज आ जाएगी या कल आ गई है? हाँ, आज पहुंच जाएंगे। आज पहुंच जाएगी। दो हिस्सों में आ रहे हैं। हाँ जी, अगर मगर चूके चुनाचे का जनाब गया फाइनली खेल खत्म हुआ और बहुत सी दुआएं जो कि रंग नहीं लाई, क्योंकि दुआ के साथ जब तक दवा ना हो तब तक काम नहीं होता है। हमें जो और हमने तो ज्यादा रन रेट से जीतना था, उन्होंने तो हमें 93 रन से हरा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी ये एक्सपेक्टेड था कि आपको पता है गूगल पर ना वो सर्च इंजन में ना वो बता रहे होता है कि मैच रेशो में क्या हमारे जीतने के चांसेस थे ओनली 13%। अगर हम जीतते तो 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे हक में वोट किया था, और बाकी जो रेशो थी वो आई थी इंग्लैंड की तरफ। अब ये पाकिस्तान और वो रेशो बिल्कुल सही हुई ना, सब वो प्रेडिक्शन गूगल की बिल्कुल ठीक साबित हुई। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 5 पर और इंग्लैंड है नंबर 7 पर। अच्छा, इंग्लैंड का ये मैच जीतना इस वजह से भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हुआ ये था कि अगर इंग्लैंड मैच नहीं जीते तो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में पाकिस्तान में होने उससे बाहर हो जाना, इंग्लैंड उससे आउट हो जाता। तो इंग्लैंड की पूरी टीम ने ना फोकस्ड किया। बाकी सब मैच तो हार गए। आई थिंक ये थर्ड मैच था जो इंग्लैंड जीता है। 9 मैचेस थे जिसमें हमने 4 जीते और इंग्लैंड, लेकिन अच्छा सिर्फ पाकिस्तानी वापस नहीं आया, पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड जीत कर भी वो भी वापसी का सफर बांधेगा और वो भी आई होप अब तक वापस वतन पहुंच चुके होंगे। इसी पर बात करने के लिए साबिक क्रिकेटर सैफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैफ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कि अब हम उम्मीदें तो पाकिस्तानी टीम से बहुत थी कि शायद हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, लेकिन वो हमारी उम्मीदें तो अब उनकी वापसी के साथ ही दम तोड़ गई हैं। बेसिकली कसूरवार, आई थिंक कसूरवार ही इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड कि इस सारे सिनेरियो में कि वर्ल्ड कप था, उससे पहले हमने जो है एशिया कप वो खेला, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी पैथेटिक थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम और गुड मॉर्निंग। देखिए, पाकिस्तान की जब तक जहाँ तक बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के अंदर उस मेयार की क्रिकेट नहीं खेली जिसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दुनिया की जो बड़ी टीमें थी वो जो क्रिकेट खेल रही थी इस वर्ल्ड कप में, अब उसे कंपेयर करें तो हमने उसके मुकाबले में उनकी आधी क्रिकेट भी नहीं खेल रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह की माजरत, अगर आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठे तो हमारे नाजरीन का आपका फेस जो है ना वो क्लियर देख सकेंगे, हेडरूम नहीं है। खेली है दुनिया साढ़े के अंदर खेला जा रहा था, जहाँ प्रॉपर बैटिंग ट्रैक था और ग्राउंड छोटे थे और मतलब लंबी हिटें मारने का और बड़ा स्कोर करने का पूरा मौका था बैट्समैनों के पास। हमारी बैटिंग ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करी। दुनिया ने 3.5 तक, और हमारी बॉलिंग टोटली ऑफ कलर नजर आई है। हम जो हमारी स्ट्रेंथ कहा जाता है कि फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है। शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने जिस तरह की बॉलिंग की है, अब आप बताएं सर्किल के अंदर शुरू के ओवर्स में आप अगर सिर्फ 3 विकेट्स लेंगे 8-9 मैचों के अंदर, तो आप किस तरह से आप मैच जीतेंगे? आपने बड़ी टीमों को रोकना किस तरह आप रोकेंगे जब तक आपकी बॉलिंग उस मेयार की नहीं होगी? शाहिन शाह अफरीदी 18 विकेट ली वर्ल्ड कप में, हारिस रऊफ ने 16 विकेट ली, लेकिन जब तक हम ऊपर से आउट नहीं करेंगे, हम ऊपर से विकेट नहीं लेंगे, तो हम अंडर प्रेशर नहीं सकते किसी भी टीम को। नीचे के विकेट लेने में, अब जब विकेट ले रहे होते हैं जब आपका हाथ से गेम जा चुका होता है, निकल चुका होता है, रन बन चुके होते हैं। हमारी टीम की नीचे तो बॉलर्स रह गए ना, बैटर थोड़ी हैं। हारिस रऊफ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर जिन्होंने 9 मैचेस में 533 रन दिए हैं। बिल्कुल, बहुत रन दिए हैं दोनों ने। 500+ रन अगर आप 9 मैचेस में दे रहे हैं और उसके बाद आप विकेट्स कितने ले रहे हैं, 17-18, तो वो आई थिंक दिस इज नॉट A+ कैटेगरी कि अगर शाहीन अफरीदी नंबर 1 बॉलर रहे हैं दुनिया के इसी टूर्नामेंट के दौरान ही, तो उनकी परफॉर्मेंस एंड विद बाबर आजम की परफॉर्मेंस, मुझे एक भी मैच के अंदर जिस बाबर आजम को हमने खेलते देखा हुआ है उस तरह की नज़र नहीं आई। कैप्टनसी का प्रेशर था, चीफ सेलेक्टर हमारे ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिज़ाइन करके चले गए। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारी टीम इतनी मिसमैनेज है। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो कंट्रोवर्सी रही है
सीबी के चेयरमैन के स्टेटमेंट आना और टीम के सिलेक्शन के तमाम का बाहर हो जाना, रिजाइन कर देना। देखिए दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप इतना बड़ा इवेंट खेलने आपकी टीम गई हुई हो और आपके यहाँ पर एक बोल आपके मुल्क में नई बहर छिड़ जाए कि ये क्या हो रहा है। मतलब इस तरह नहीं होता दुनिया में कहीं नहीं। रिजाइन कर दे चेयरमैन, अपना चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन का बयान दे दें तो जाहिर इसका फर्क तो पड़ता है आपके बैटिंग पर, अपनी जो टीम खेल रही होती है उस पर। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ऐसी नहीं होती। वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है उसके बाद आप जो चाहे करें, टीम की जो तब्दीली करनी करें, लेकिन जब तक टीम खेल रही होती है अब उसको पूरी सपोर्ट करें, उसको जो है वर्तमान की फैसिलिटेट करें। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान को मुमकिन है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन पूरी कॉम डिसअपॉइंट किया है। हमारे प्लेयर सॉरी टू से सेल्फिश ज्यादा नजर आए। अपने लिए खेलना और टीम के लिए खेलने में बहुत फर्क होता है। आपने मैक्सवेल को देखा ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ल्ड कप में, आप उठा के देख तो रहो, विराट कोहली की बात की जाए, जितने भी टॉप क्लास प्लेयर दुनिया में जिनका नाम है वो ऐसे नहीं है। जब तक आप मैच विनर नहीं बनेंगे आपकी दुनिया में सैफ साहब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सर ये बताइएगा सैफ साहब, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तो हम बात कर रहे हैं सर, लेकिन कलेक्टिव टीम हमें कहीं सिंक होती नजर नहीं आई है। मसलन कहीं भी हमारा लगा ही नहीं है कि टीम यूनाइट है, कोई टीम कंपोज है। एक खिलाड़ी आउट होता था, लाइन लग जाती थी। हमें वो जो टीम स्पिरिट होती है, जो टीम की सैफ तक आवाज नहीं पहुंच रही। सैफ साहब आपको आवाज आ रही है? सिचुएशन में आप जब तक आउट नहीं करेंगे तो रन नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते। जी सैफ साहब आवाज आ रही सर आपको? जी आ रही है, आ रही है। लेकिन राइट सर, हम टीम सिंक होने का पूछ रहे थे कि हमारी टीम जो है वो हमें कलेक्टिव एफर्ट की तरह नजर नहीं आई जैसे बाकी तमाम टीम्स थी। इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, हमारी टीम बड़ी पता लगता है कि टीम कोई खेलने के लिए उतर रही है, जीतने की। हमें तो इंडिविजुअल हमें परफॉर्मेंस नजर आई है, जिस तरह फखर जमान की हमने देखी। एक टीम की जो सिंक होना होता है सर, हमें वो कहीं नजर नहीं आया कि टीम हमारी जेलिन है। बिल्कुल आपने सही कहा। टीम क्रिकेट जो है ना, एक या दो प्लेयर का काम नहीं होता, 11 प्लेयर खेलते हैं। 11 टीम जब तक पूरी टीम कंबाइन होकर नहीं खेलेगी, पूरी एफर्ट्स नहीं करेगी, आप नहीं जीत सकते। बड़ी टीमों के मुकाबले में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप दुनिया की बड़ी टीम जैसे इंडिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, साउथ अफ्रीका की, तो जाहिर है जो अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं उनका टीम कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। अब देखें अगर उनके ऊपर से क्लैप्स होता है तो मिडिल ऑर्डर संभाल लेता है। बॉलिंग आपकी फास्ट बॉलर नहीं चलते हैं तो वो स्पिनर संभाल लेते हैं। एक टीम गेम है हमारी। टोटली इस टूर्नामेंट के शुरू के 2 मैच खेलने के बाद हम कहीं से नहीं लगे इतने टीम मिलकर जुड़ के खेल रही हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में खेला जा रहा था, स्पिनर्स थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहे थे, थोड़ी बहुत सपोर्ट थी। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बिल्कुल उस मैच की बॉलिंग ही नहीं करी है। शहजाद की बात करें या हम नवाज की बात करें, टोटली ऑफ कलर थे। अब दुनिया के थे, जैम्पा ने आउट किए, कुलदीप ने आउट किए। लेग स्पिनर जहां आउट कर रहा था, हमारे स्पिनर्स लेग स्पिनर से बिल्कुल विकेट्स नहीं लिए हैं। हमारे ना स्पिनर चले, ना बॉलर चले, ना बैटर चले। खान साहब, किसकी जिम्मेदारी आपको लगता है? ये छोड़ दे बैटिंग बॉलिंग, ये क्रेडिट किसको जाता है कि हमारी क्रिकेट इतनी खराब हो गई है? भारतीय तब भी आपको टीम मैनेजमेंट और कप्तान पे फर्क पड़ता है। जीत के तब भी इनको वाह की जाती है। तो डेफिनेटली आप टीम मैनेजमेंट का किरदार है, टीम सिलेक्शन का किरदार है इसमें, और कैप्टनसी सबने कैप्टनसी पे तो दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर से बात की है कि जी बाबर आजम में वो कैप्टनसी नजर नहीं आ रही। ना एशिया कप में हमने देखा, वर्ल्ड कप में देखा, कुछ डिसीजन उसने बहुत ऐसे लिए जिससे बहुत टीम को नुकसान हुआ। तो कैप्टनसी प्लस टीम मैनेजमेंट, कुछ मिट्टी आर्ट तक, और जो भी मतलब इसके मामला हुए टीम सेशन में, सब जिम्मेदार होते हैं। और अब देखें टीम वापस आ रही है आज, उसके बाद क्या फैसला लेता है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत मुश्किल टूर सर्वे खड़ा है और ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत कभी जीत के नहीं आए हैं। तो डेफिनेटली अब देखना पड़ेगा कि ये क्या चेंजिंग करते हैं और क्या टीम बनाते हैं। डोमेस्टिक सर्किट में हमारे बहुत अच्छे लड़के खेल रहे हैं, जिनको प्रॉपर मौके दिए जाए, और उन लड़कों को मौका दिए जाए टीम के लिए खेलें प्लीज, जो पाकिस्तान के लिए खेलें। ये मेरी टीम आपकी टीम नहीं है, ये मेरे मुल्क की टीम है, मेरे पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान हारता है, पूरी कौम को तकलीफ हुई है, मुझे तकलीफ हुई है, आपको ये पूरी पाकिस्तानियों को तकलीफ हुई है। तो डेफिनेटली इसको देखना पड़ेगा, पीसीबी को चाहिए प्रॉपर ऐसी टीम बनाए। और हम जब भी बड़ा इवेंट हारते हैं तो फिर हम यही बात करते हैं अगले 4 साल हम
वर्ल्ड कप की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तैयारी जब आती है, वर्ल्ड कप आता है, तैयारी नजर नहीं आती, फिर हम एंड लास्ट स्टेज पे तब्दीलियां टीम में कर रहे होते हैं, वो जो आप जो तैयारी कर रहे होते हैं वो तैयारी नजर नहीं आती है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस वक्त सूरत हाल यही है कि इतने बड़े मेगा इवेंट में हम लोग बाहर हो चुके हैं, हमारी टीम की कलेक्टिव एफर्ट किसी एंगल से नज़र नहीं आ रही है। दूसरा ये कि आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, हो सकता है दैट कुड बी पॉसिबल कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाए ओडीआई की भी, क्योंकि वो पहले भी ऑलरेडी 5 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और बाकी अगर मुकाबला होगा तो फिर पता चल जाएगा कि कौन वर्ल्ड चैंपियन बनता है, लेकिन कुड भी पॉसिबल। लेकिन अगर हमारी टीम ने अब भी या हमारे पीसीबी ने अपनी गलतियों से सबक ना सीखा और इन चीज़ों पर रिव्यू ना किया कि कहाँ कहाँ गलती हैं, लूप होल्स कहाँ पर हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर उससे पहले या तो किसी को एक को रिजाइन कर देना चाहिए है, या फिर यही हाल होगा इस अगली सीरीज में भी जो हमारे वर्ल्ड कप में हाल हुआ है। सोशल मीडिया पर ये नजरें आ भी रही थी, पीसीबी जराई की तरफ से खबरें चलाई जा रही थी कि दैट कुड बी पॉसिबल। सोर्सेज की जानिब से कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो ओडीआई कैप्टन से नहीं ले नहीं जाए, वो खुद रिजाइन कर दें। ये तो डिमांड की जा रही है। मेरा ख्याल है कि बाबर को भी अगर ऐसा वो सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट एज ए कैप्टन बहुत से इस दफा उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठे हैं। क्वेश्चन मार्क्स स्ट्रेटजी उस तरह हमें नजर नहीं आई जिस तरह होनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली। अब ये है प्रूफ करना है। जैसे एशिया कप था तो हमें लगा कि जैसे वहां से निकल के वर्ल्ड कप में जाएंगे तो प्रूफ करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रूफ कुछ भी नहीं किया, बल्कि एट द एंड इवेंचुअली हुआ ये कि हम वर्ल्ड कप से पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद बाहर आ गए हैं। 9 मैचेस में से हम सिर्फ 4 जीते हैं और 5 पे बुरी तरह शिकस्त हुई है। एक मैच जो हमारा था वो भी अगर बारिश ना होती तो अफगानिस्तान जैसी टीम से कितनी बदतरीन हमारी शिकस्त हुई है। एग्जैक्टली। तो हारना, हम पहले बात कहते रहे, हारना मसला नहीं है, लेकिन इतने बुरे तरीके से हारना, लग ये रहा था शायद हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मेहनत हमने नहीं की हुई है। फील्डिंग देखें वो इतनी वर्स्ट, उससे ज़्यादा वर्स्ट हमारी बैटिंग, फिर उसके अलावा हमारी बॉलिंग। नंबर 1 कारकर्दगी की टीम का ये हाल होना, मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी बहुत बड़ा सवालिया निशान। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त सिंध के अंदर ख़ास तौर पर कराची में जो निगलेरिया है, ये वायरस नहीं है, ये अमीबा है। ये एक ऐसा अमीबा है जिसे कहना चाहिए एक जरासीम, जरसूमा है ऐसा, जो कि नाक के ज़रिए आपके अंदर दाखिल होता है और फिर आपके दिमाग को ये खाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जाकर दिमाग के फ्रंट हिस्से को आसान अल्फाज में अगर बताएं तो ये एक कीड़ा कह सकते हैं, कीड़ा कह सकते हैं जो आपके दिमाग को खाता है। एग्जैक्टली। और इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। शुरू में ऐसा होता ये है कि आपको फ़ीवर होता है, कफिंग होती है, बुखार होता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 जब ये ज़्यादा दिमाग खा लेता है तो फिर उसके बाद इंसान जो है वो गनूदगी में जाना शुरू हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे नहीं पता होता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स जो कहते हैं इसके अभी तक कोई भी इलाज, कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, सिर्फ एहतियाती तदाबीर है, जिसके लिए डॉक्टर्स भी बार बार मीडिया पर कैंपेन कर रहे हैं, बार बार आकर आप जो आवाम है उसको बताते हैं कि क्लोरीन जो मिला पानी है वो इस्तेमाल करें, और अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो नाक के अंदर पानी मत दाखिल होने दें, क्योंकि ये सिर्फ नाक के जरिए जाता है, मुंह के जरिए। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपने बताया ना, ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं ना, उनमें वाज़े है कि आपको बुखार होना शुरू होता है, फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, और जो इतना ये ख़तरनाक ये वायरस है, इतनी ये ख़तरनाक ये मरज़ है कि चंद ही दिनों के अंदर जो एक चलता फिरता ठीक ठाक इंसान बज़ाहिर होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो यहाँ से इसकी संगीनी का हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। 12 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 38 साला शख्स जो है गुलशन मेमार का, वो भी इस निगलेरिया वायरस की भेंट चढ़ा है और अपनी जान से गया है। तो ख़ास तौर पे हमारी अहलियाने कराची से अपील है कि खुदारा अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये कोई मामूली वायरस नहीं है, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक जानलेवा मरज़ है जिसका इलाज नहीं है। तो जब इलाज नहीं होता तो ये कहा गया है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे इसमें, क्योंकि और ये इतना ख़तरनाक वायरस है, ये सिर्फ बूढ़ों तक नहीं है, जवान लोगों को ये उन पे हमला करता है, फिर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं।
तो हम सबको इस पे बहुत ज़्यादा एहतियात की एग्जैक्टली हमें सिर्फ जाके दिमाग को खाना शुरू कर देना, तो दिमाग के वो हिस्से जो हैं वो फिर सो जाते हैं, आप नींद में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आपको पता है कि डेथ रिपोर्ट जो होती है, और अभी तक 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हंगामी बुनियादों पर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी और अपनी मदद आपके तहत भी। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल PMA। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हम अक्सर आपको दावत देते रहते हैं ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि किस तरीके से निगलेरिया से बचा जा सकता है। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप रोशनी डाल दें कि अभी किस हद तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसके सिम्टम्स के हवाले से हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को और आपके PNN चैनल को कि आप हमेशा आप लोग सेहत के हवाले से काफ़ी बातें लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। दूसरी बात है जो आज का टॉपिक आपने रखा है, अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है और इसकी मालूमात लोगों को होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आपके जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको अच्छी तरह से सुने ताकि गलती करने पे ये जानलेवा साबित होता है। और बेसिक बात ये है कि ये एक वायरस नहीं है, ये एक अमीबा है, और अमीबा जो पैरासाइट्स है उसके एक अमीबा की किस्म है, और ये नाक के जरिए यानी जिस्म में किसी तरह से नहीं जाता। ये है ना छींक से, ना खांसी से, ना हाथ मिलाने से, गले मिलने से। आप जब नहाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो और नाक के अंदर पानी डाल के उसको उंगली से साफ करते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो आप नाक में पानी जरूर डालें, लेकिन उंगलियों से उसे साफ करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बल्कि आप नाक को जोर से साफ करें, बाहर की चीज अंदर निकालें, अंदर से बाहर निकालें, ताकि आपको उंगली से साफ करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये जरासीम उंगली से जब आप साफ करते हैं तो जो झिल्ली है नाक की, जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, उसके जरिए ये अंदर चला जाता है आपकी जिस्म में, और सीधा नाक से ये ऊपर दिमाग का जो सामने का हिस्सा है उसको ये खाता है, और इसके खाने से जो है वो एक नाम और भी दिया जाता है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा, वो कीड़ा जो कि दिमाग खाता है। अब जब ये चीज होती है तो जब यहाँ नाक से घुसता है तो उस वक्त ये इन्फेक्शन का काम शुरू होता है। कम से कम 4 से 5 दिनों में आपकी जिस्म में दर्द है, नज़ला जुकाम हो सकता है, गला खराब हो सकता है, या क्या कहते हैं पूरे तेज बुखार हो सकता है, आपको आंखों के अंदर दर्द होता है, सर में दर्द होता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर जाके दिमाग खाना शुरू करता है तो उस वक्त बहुत शदीद सर का दर्द होता है। आप घर में जैसे हम लोग एक रिवायत बन गई है कि सेल्फ मेडिकेशन हम बहुत करते हैं और उसका बड़ा नुकसान उठाते हैं लोग, तो वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सर का दर्द अगर बहुत ज्यादा हो जाए और आप डल हो जाए, गुनूदगी में आ जाए, आपको लगता है कि यार डॉक्टर साहब मैं बार बार सो रहा हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बात अलार्मिंग। डॉक्टर साहब ऐसा भी है ना, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन वैसे भी अगर सर दर्द होगा तो लोग शायद वहम में आके, जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ था, तो वो ज़्यादा हॉस्पिटल्स का रुख करेंगे, और फिर हॉस्पिटल्स में तो होते जर्म्स हैं, क्योंकि इसकी अलामात बड़ी सादी सी हैं, वोमिटिंग होना, बुखार होना। तो कितने दिन तक या कितने घंटों तक अगर दर्द ना रुके या सेल्फ मेडिकेशन लेने के बाद भी, तो फिर मे बी दैट कुड बी द चांस के ये हॉस्पिटल जाया जाए। देखिए, एक तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। हम लोग बहुत ही माशाल्लाह इतने बहादुर लोग हैं कि हम लोग आखिर में आते हैं अस्पताल में, पहले शुरू में हर चीज खुद ही करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि आप लोग भी और हम भी बताते रहते हैं कि शुरू में जिन बीमारियों का इलाज है बहुत अच्छा होता, बाद में जरा मुश्किल होती है। तो अगर कोई भी दर्द हो, कोई भी तकलीफ है, मैं समझता हूँ कि आप एक दिन उस पर आजमा लें। अगर आपका सर का दर्द एक दिन आप समझते हैं कि अपने घर से आप पैरासीटामोल आप बहुत सारे नाम से मिलता है वो खा लें, आप कोई और ऐसा टोटका कर लें, सर का दर्द दूसरे दिन भी आपको है और आप देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी चल रहा है, तो फिर 2 दिन से ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आपके जिस्म का दर्द एक दिन मुस्तकिल चल रहा है, ज्यादा बढ़ गया, तो फौरी तौर पे जाके क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। क्वालिफाइड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ऐसी बीमारी है जो कि हर आदमी या हर डॉक्टर्स को नहीं पता लगता, क्योंकि को उसी वक्त पता लगेगा जब वो CT स्कैन या MRI कराएगा
तो उसको पता लगेगा कि हाँ ब्रेन में ये जरासीम जा चुका है। अच्छा तो डॉक्टर उस साहब, वक्त फिर इलाज- ये चीज़ सर हमें समझ नहीं आ रही है कि सर कराची में ही इतने केसेस आखिर रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? इसकी क्या वजह लगती है आपको कि अक्सर जो केसेस हैं उनमें मेजॉरिटी बल्कि सारे केसेस का ज़्यादातर ताल्लुक ही कराची से है सर? अहलियाने कराची के हवाले से ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है। वजह सर आपको इसकी क्या मालूम होती है? देखिए, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि कराची के अंदर जो पानी आ रहा है, जो सप्लाई है कराची के अंदर, वो क्लोरीनेटेड नहीं है। ये जो जरासीम है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन से ये मर जाता है, उसके बाद नहीं होता। इसीलिए हमने बार बार लोगों को इत्तला दी है कि अपने घर के अंदर जो टैंक है, अंडर हेड टैंक और ओवर हेड टैंक में कहीं पर भी क्लोरीन के टैबलेट्स मिलते हैं वो डाल दिया जाए। 1000 गैलन में 1 ग्राम का टैबलेट आता है, उसमें डाल दें। अगर 3000 गैलन आपका पानी का टैंक है तो 3 टैबलेट डाल दें। तो इस तरह से वो नेग्लेरिया फ्री पानी हो जाएगा। तो इसकी मेजर वजह मुझे यही लगती है कि कराची के अंदर जो पानी है, जो स्विमिंग पूल है, खासकर स्विमिंग पूल में जो लोग डाइव लगाते हैं उनमें ज्यादा खतरा होता है। ये नाक के अंदर प्रेशर से चला जाता है। तो ऐसी जगह पे करना चाहिए स्विमिंग जहाँ पर के पानी प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो, क्लोरीनेटेड हो। डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कि पानी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्म से सर्द अब हो रहा है, कोई हीटिंग का भी है जिससे ये इस टेम्परेचर के बाद ये जरसूमा मर जाता है, या अगर पानी को बॉयल करके इस्तेमाल कर लिया जाए तो भी जो है वो इसके अंदर जर्म्स जो है वो मर जाते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। काफी हद तक इसके अंदर ये फायदा हो सकता है। और इसमें ये है कि अब मौसम जब सर्द आना शुरू हो गया, अब कराची का मौसम थोड़ा सा सर्द हो जाता है सुबह के वक्त, तो ग्रेजुअली इसमें कमी आएगी। क्योंकि ये देखा ये गया है कि ये जो अमीबा है नेग्लेरिया का, ये थोड़ा सा गर्म पानी, यानी कि जैसे धूप तेज होती है, बहुत मौसम गर्म होता है, उसमें और साफ पानी में ये ज्यादा पाया जाता है अगर वो क्लोरीनेटेड ना हो तो मैं समझता हूँ कि पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो शायद इसकी परवरिश या इसकी अफजाइश जो है वो शायद ना हो और इसके केसेस कम हो जाए। लेकिन इससे हट कर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप ये समझते हैं कि नेग्लेरिया क्या है और नेग्लेरिया कैसे आपके जिस्म में दाखिल होता है, और जब वो दाखिल हो जाता है तो किन किन बातों को आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सर का दर्द है, और सर का दर्द जब ज्यादा होता है तो फिर आंखों में दर्द, उल्टियां और जिस्म में दर्द, तो ये चीजें फौरी तौर पे आप क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएं। अव्वल तो पानी को नाक में ना डालें, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे आप जानते नहीं हो कि आप ये पानी कौन सा है, ये क्लोरीनेटेड है नहीं है, तो नाक के अंदर डालें लेकिन उंगली ना डालें। तो ये एहतियात आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी से बहुत आसानी से। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा भी इकट्ठा हुआ है कि कराची के अंदर किन एरियाज में स्पेसिफिक जहाँ पर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ पर पानी वाकई, या पूरे कराची के अंदर जो पोश एरियाज हैं वहाँ पर भी क्या वही सेम पानी की लाइंस बिछी हुई हैं और वहीं से बगैर क्लोरीन या बगैर फिल्टर किए पानी जा रहा है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है और वो देख रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ जगहों से केसेस वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। यहाँ जो पॉश एरिया है डिफेंस क्लिफ्टन का, यहाँ से भी केसेस आए हैं, और अभी न्यू कराची और दूसरी जगहों से भी केसेस आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई है। तो बॉटम लाइन यही मुझे लगता है कि जो कराची के अंदर पानी आ रहा है वो प्रॉपर क्लोरीनेटेड नहीं, अगर क्लोरीनेटेड है भी तो प्रॉपर डोज के साथ नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि पानी का जो सप्लाई है जहाँ से आ रहा है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको क्लोरीनेटेड करें, प्रॉपर डोज के साथ क्लोरीनेटेड करें, ताकि लोगों की जान बची रहे। बिल्कुल, और लोगों की जान बची रहे और सर उनकी जान, बिल्कुल सही कहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और जो हमारे व्यूवर्स हैं, स्पेशली हमारे जो कराची के लोगों से अपील है, क्योंकि कराची में इस वायरस की, इस बीमारी की रेशो ज़्यादा है, तो अहलियाने कराची से हमारी अपील है कि खुदारा गवर्नमेंट, सरकार अगर पानी क्लोरीनेटेड आपकी तरफ से नहीं आ रहा उनकी तरफ से, तो आप खुद पानी को बॉयल करें और जो प्रिवेंटिव मेजर्स जिसका भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है इन सब पर अमल करें, क्योंकि ये बहुत कोई माइनर डिजीज़ नहीं है।
ये जानलेवा वायरस है, जानलेवा बीमारी है, तो हमें एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलाज तो इसका है नहीं है। इवेंचुअली अल्टीमेटली हमें एहतियात ही करनी होगी और तभी जाके हम इससे ज़रा छुटकारा पा सकते हैं। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये जो आईफोन्स हैं, इनसे भी एडवांस एक वर्जन आ चुका है जो कि 12 नवंबर से जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मज़े की बात ये है कि आईफोन के ही जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने उनके आईफोन के डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर सब कुछ बनाया है, वो दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इन दोनों मियाँ बीवी ने 20 साल तक एप्पल कंपनी में काम किया। और उसके बाद से उन्होंने जो नया लेटेस्ट ये जो टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है, ह्यूमन एआई पिन, आईटी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इतना बड़ा रेवोल्यूशन है। अब जिस तरह एप्पल का फ़ोन आपने दिखाया, इतने ये हैवी वेट होते हैं, इनको कैरी करना भी इजी नहीं होता है, पॉकेट पिकर नहीं है। तो अब कहा यह जा रहा है कि इस जो ह्यूमन एआई पिन है, इस डिवाइस के लिए एप्पल को कहा जा रहा है कि ये एप्पल का कातिल है। हाँ, यानी कि ऑल्टरनेटिव है ये। एप्पल ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसको रिप्लेस कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, ऑल्टरनेटिव आएगा ना। ये दोनों इसकी प्राइस कितनी है? $700 जी। चौधरी इमरान है जो कि आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर्स में कि वो प्रोजेक्टर है, आप उसको लगा सकते हैं कहीं पर भी, और फिर उसके बाद वो जो भी चीज आप क्या नजारा होगा, कुछ है नहीं, आपके हाथ में मैसेज करके आप टाइप करें और भेजें। एग्जैक्टली। अब चीटिंग करने में बड़ी आसानी आएगी बच्चों को। छुट्टी की तरफ चली जाती है, इतना बड़ा चीटिंग करने में मजा आएगा ऐसे सामने देख के ना। तो अब ये देखें कि कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन है, और इसके अंदर दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, $20 मिलियन की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है। और कब से लॉन्च हो रहा है? ये 12 नवंबर से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज 13 है, तो मतलब कल से तो इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। लेकिन ये $700 पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट करें, मेरा ख्याल है कि आईफोन 15 की भी आई थिंक लेटेस्ट जो प्राइस है वो भी नहीं, उसके वो तो 1200 पे है। ये तो उससे भी सस्ता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि उससे चीपर भी है और उसके अलावा उससे ज्यादा एफिशिएंट भी है। अच्छा, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है उसके बाद नई से नई चीज आ रही है। मतलब आप ये देखें, रेबन की मैं ग्लासेस देख रही थी, उन्होंने एक ऐसे ग्लासेस इंट्रोड्यूस करवा दी हैं जिसके साथ माइक भी है जो कि आपको स्पीकर्स के साथ आवाज़ देगा, सब कुछ। वो आपने ग्लासेस लगाए हैं, आप नेविगेशन भी उससे देख सकते हैं। आपने गूगल को एक कमांड देनी है तो आप उससे बोल के उससे कमांड दे सकते हैं। आपके मैसेजेस को ये रिस्पॉन्ड कर सकेगा, कॉल्स को रिस्पॉन्ड कर सकेगा। फिर इससे ज्यादा बढ़कर आप इससे इंटरेस्टिंग चीज देखें कि बात अकल दंग रह जाती है। आप डाइट सामने रखेंगे तो ये आपके डाइट प्लान के साथ साथ ये भी बताएगा कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है। तो हम जैसे लोग जो जरा डाइटिंग के हवाले से ख्याल रखते हैं, कैलोरीज कितनी है कितनी नहीं है, वो सब बताएंगे। इस आईटी की इस जो रेवोल्यूशन के जरिए, इस डिवाइस के जरिए हमारी वो मुश्किल भी हल हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक प्रोजेक्टर की तरह है जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और ये आई थिंक जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ा ज़्यादा ये इमरान चौधरी जो है वो पहले भी एप्पल का डिज़ाइन कर चुके हैं। इसके अलावा जो आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, जो दोनों मियां बीवी हैं, इन्होंने बनाया। हाँ एग्जैक्टली, जो एसेसरीज हैं, और बेथनी जो इनकी वाइफ है, इन दोनों ने मिलकर। अच्छा, ये इसका मतलब जो इमरान चौधरी नाम और उनकी जो फेस को देख के लग रहा है ये पाकिस्तानी है। हाँ, जाहिर है इमरान और ऊपर से चौधरी तो पाकिस्तानी होंगे, और क्या है। नहीं, अल्टीमेटली क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाएगा ना इसका। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन एप्पल को सर्व करने के बाद इन्होंने अपनी जो कंपनी बनाई थी उसमें अब ये प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट लॉन्च कर दी गई है। अब लेट्स सी इससे ज़्यादा क्या अमेजिंग प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करेंगे, दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब एप्पल का बहुत बड़ा इम्तिहान है। एप्पल आपको पता है कितना ज़्यादा अप टू डेट रखता है। हो सकता है इसके पैरेलल, मुझे पता क्या लगता है, या तो एप्पल इससे भी कोई मॉडर्न या कोई जदीद किस्म की कोई वो आईटी कोई एडवांसमेंट लेकर आएगा, या फिर इसी को खरीद के एप्पल आगे कॉपी कर लेगा। नहीं, खैर कॉपी क्या करना, लेकिन मुझे ये है कि जो ये प्रोडक्ट आई है पहले तो इसके रिव्यूज आएंगे तो फिर पता चलेगा कितना ट्रस्टवर्दी है। असल चीज ये है कि इसके रिव्यूज आने के बाद सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि आईफोन हर चीज में आपका उसने परमिशन लाजमी होती है। आईफोन की सिक्योरिटी बहुत हार्ड होता है, उसके सॉफ्टवेयर को क्रैक करना या फिर कोई आपकी डिवाइस को हैक करे। हाँ, आईफोन के तो ये है कि अब ये जो नया आया ह्यूमन आईपी, इसका देखना होगा कि इसके रिव्यूज क्या आते हैं और क्या कुछ होता है। खैर एक और खबर जो नेक्स्ट हम अपने व्यूअर्स से शेयर करें, उसका ओरिजिन पाकिस्तान है जी। और पाकिस्तान में जहां पर हम अक्सर नेगेटिविटी की बात करते हैं कि बड़ी बुरी खबरें भी होती हैं पाकिस्तान से,
लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं, मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए है। अब गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली खातून टीचर हैं सिस्टर ज़ैफ, जिन्होंने बच्चों की तालीम का बीड़ा उठाया। वसाइल उनके पास नहीं थे, अपने घर के सहन में, अपने लॉन में, यानी कि अपने घर का हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया। और वो बच्चे जो कि फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन उनको तालीम हासिल करने का शौक़ है, तो उन्होंने अपने घर में उनको तालीम देना शुरू की। वर्की फाउंडेशन है, उन्हें अवार्ड यूनेस्को की जानिब से अवार्ड दिया गया है वर्की फाउंडेशन की तरफ से। 2023 ग्लोबल टीचर प्राइज़ जो था वो इन्हें दिया गया है, और ये पेरिस में ये तकरीब हुई, मुनक़िद हुई, और आई वाज सो अमेज्ड जहाँ पर उनको ये दिया गया। इस खातून ने एक इतनी पॉजिटिव इमेज दिखाया है। मतलब आज के दौर में जहाँ पर सब कुछ एजुकेशन भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन और फिर कमर्शलाइजेशन की तरफ चली गई है, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट के ऊपर अपना टाइम के साथ साथ पूरा इन्वेस्ट करते हैं कि उसका मुस्तकबिल बन जाए, वो किसी तरह एक काबिल शख्स बन जाए। बहुत कम टीचर्स ऐसे। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं ना कि उस्ताद और टीचर का जो उस्ताद और स्टूडेंट का जो एक रिश्ता है बड़ा वो कमर्शियल हो गया, लेकिन इन्हीं हालात के अंदर वाकई में जिसको कहा गया उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, रूहानी माँ होती है, तो इस टीचर ने ये साबित किया है कि वाकई ये होता है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। मसलन अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो फिर भी आपके लिए तालीम के दरवाजे खुले हैं। जगह नहीं थी, अपने घर में इन्होंने जगह दी है, और मेरा ख्याल है कि यही मोस्ट डिजर्विंग लेडी थी जिनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये सबसे अमेजिंग बात ये है कि व्हेन शी वाज ओनली 13, सिर्फ 13 साल की उम्र से तब से उन्होंने ये पढ़ाना शुरू किया हुआ है, और अभी तक जो है वो तकरीबन अभी तक जो बच्चे हैं वो इसमें 200 से ज़ायद बच्चे हैं जो फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। 13 बरस की उम्र में तो बच्चा खुद पढ़ने की उसकी उम्र होती है, तो ऐसे में अपनी ज़ात से हटकर दूसरों के बारे में सोचना असल चीज़ ये है। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, और अभी जो अहम इशू पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया इस टाइम एक ही ज़बान बोल रही है कि फ्री पैलेस्टाइन, कि आप फ़लस्तीन को, जो फ़लस्तीनी वहाँ पर मासूम रह रहे हैं, उनको आप शहीद करना ख़त्म कर दें, उनके जेनोसाइड का फुल स्टॉप लगा दें और उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल की जानिब से हटदर्मी बरकरार है, और जो हॉस्पिटल्स हैं, इजराइल की तो आपने बात की है, 38 रोज़ गुजर चुके हैं। इजराइल की तो हर धर्मी बरकरार है, लेकिन इजराइल से ज़्यादा जो चीज़ फ़लस्तीनियों के लिए तकलीफ दे है, वो अपनों की बेवफाई है, वो अपनों की खामोशी है। OIC का इजलास बुलाया गया, 5 से ज़्यादा उनके इजलास हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ मजम्मत से आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सके हैं। अब फ़लस्तीनी लोग वो बेचारे ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल से गिला नहीं है, दुश्मन का तो काम ही ये होता है, जुल्म करना होता है। लेकिन जब आपके अपने मुँह फेरते हैं, चारों तरफ हमारे मुस्लिम बॉर्डर्स हैं, मिस्र है, लेबनान है, उसके अलावा, लेकिन देखें कि कहीं से भी एक भी प्रैक्टिकली आवाज़ बुलंद नहीं हुई है। हाँ, पूरी दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है, हर मज़हब के लोग, हर रंग नस्ल के लोग फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इवन के ज्यूज़, वो वाले यहूदी जो कि दर्द दिल रखते हैं, वो लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर नहीं उठा रहे हैं तो ये 57 मुस्लिम ममालिक के हमारे रूलर्स हैं, ये हुक्मरान हैं जो कि खामोश हो रहे हैं। अब दुनिया इनसे सवाल कर रही है। ज़्यादा अभी सूरत हाल जो है वो ये है कि हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं। जो गज़ा का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, अल-शिफा हॉस्पिटल है, अल नसर हॉस्पिटल है, जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की तरफ से बनाए गए हैं। फिर उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हॉस्पिटल्स और शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। एक वीडियो देख रही थी मैं, जिसमें एक शख्स जो है वो लाशें इकट्ठी कर रहा होता है और उसमें वो गिला कर रहा होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये आपकी उम्मती हैं, ये वो बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, हमने गैरों से, काफिरों से क्या कहना। अच्छा, किसी भी मुस्लिम ममालिक ने कोई सिफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए हैं। चिली ने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए हैं इसराइल के साथ, एक नॉन मुस्लिम स्टेट है। बोलिविया ने अपने ताल्लुकात ख़त्म किए हैं जो कि एक नॉन मुस्लिम स्टेट है। किसी तुर्की ने या UAE ने या किसी मुस्लिम ममालिक ने अपने ताल्लुकात लेबनान ने ख़त्म किए हों? बिल्कुल ख़त्म नहीं किए। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर नदीम आबिद, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग।
सर 10,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, अब तो शायद उससे भी 11-12 हज़ार तक पहुंच चुकी हैं। उसके साथ साथ मासूम बच्चे अपनी जानों से जा रहे हैं। इंतहाई दुख की बात है, ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं देखी नहीं जाती। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि जिनके माँ बाप नहीं रहे, अगर पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए हैं, कोई एक आधा शख्स बचा होगा, लेकिन हम अभी भी खामोश हैं। हम मुस्लिम रियासतें अभी भी खामोश हैं। स्पेशली OIC किस मरज़ की दवा है सर, अगर इन हालात में भी इन लोगों ने सिर्फ मजम्मत से बढ़कर आगे कुछ नहीं करना है? देखिए, आपने तो खुद ही इंट्रोडक्शन में सारा कुछ खुद ही बयान फरमा दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी एनालिसिस भी कर दी कि 57 कंट्रीज़ जो हैं मुस्लिम कंट्रीज़, वो तकरीबन 1.5 अरब जो दुनिया में मुसलमान हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, उनके जो लीडर हैं, वो स्वाय ज़ुबानी जमा खर्च के कुछ नहीं कर सके। OIC के इजलास भी स्वाय मजम्मत करने के, स्वाय लफाजी करने के कुछ नहीं कर सके। इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। 14,000 के करीब अब तक शहादतें हो चुकी हैं और अभी 3,000 के करीब लोग मिसिंग हैं। और जब तक मुस्लिम कंट्रीज़ जो है उनकी लीडरशिप इकट्ठी नहीं होगी और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना चाहेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि जो बच्चे, तकरीबन कम से कम 4-4.5 हज़ार बच्चे हैं जो जान से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और इनोसेंट सिविलियंस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं कि ये किस वक्त कब होगा इनका ज़मीर जागेगा। देखिए, OIC की बात आपने फरमाई, जब से OIC की एग्जिस्टेंस हुई है, स्वाय जमा खर्च के, ज़ुबानी जमा खर्च के, सर OIC ने अगर मजम्मत ही करनी थी तो अपने अपने मुल्क में बैठ के तो मजम्मत कर रहे थे। सब ने इकट्ठे होकर एक जगह पर मजम्मत कर दी है, तो इसमें कौन सा इतना बड़ा कारनामा है ये फिर OIC को ताले लगाएं। और क्या आप जो कह रहे हैं कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्या इनमें इतना दम है कि प्रैक्टिकली कुछ कर सके? क्योंकि कोई किसी के साथ एग्रीमेंट में है, कोई किसी ने कर्जे लिए हुए हैं, किसी ने कोई किस्त अदा करनी है, आगे कर्जे मिलना बंद हो जाएंगे। हम तो अजीब चक्रों में फंसे हुए हैं। देखिए, जो इस वक्त फाइनेंशियल पावर है दुनिया सारी की, जो फाइनेंशियल पावर है उसका आधा 50% वो इन 57 कंट्रीज़ के पास है। कर्जों की क्या बात फरमाई आपने, कर्जों की तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ चाहें और अगर ये ऑयल रिच कंट्रीज़ चाहें तो ये एक हफ्ते में कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों के मसाइल हल कर सकते हैं। मैं आपको आपके इंटरेस्ट की ये बात बताता चलूँ कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कहलाते हैं, उनमें 2 मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं। जिस वक्त रेजोल्यूशन जो आई थी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कि फौरी तौर पर जंग बंद की जाए, वो किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ से नहीं आई थी, वो ब्राज़ील की तरफ से आई थी। बिल्कुल नॉन मुस्लिम कंट्री। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी उसका मेंबर है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानिब से ये रेजोल्यूशन नहीं आई थी। और उसके बाद जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जो करारदाद मंजूर की थी 102 ममालिक की वोटों के साथ कि फौरी तौर पर जंग को बंद किया जाए, उसमें मुस्लिम ममालिक ने भी उसके खिलाफ वोट दिया था। ट्यूनीसिया ने, मुस्लिम ब्रदर कंट्री, उसके खिलाफ जंग बंद के खिलाफ वोट दिया था। तो देखिए, जब आप अपने लोगों की दर्द तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और आपने जिस तरह पूछा, कर्जे या फाइनेंशियल चैलेंजेस या और बिजनेस चैलेंजेस जो मुस्लिम कंट्रीज़ की हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो 50% दुनिया की जो दौलत 57 कंट्रीज़ में कंसंट्रेट हुई है, बल्कि 10 कंट्रीज़ में तकरीबन, वो अगर चाहें तो दूसरे कमज़ोर मुस्लिम ममालिक की मदद करके, और ये तमाम जो दुनिया के मसाइल हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के, अगर आप देख लें, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में टेररिज्म है, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में लॉलेसनेस है, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वो भी सारी मुस्लिम कंट्रीज में। लेकिन नदीम साहब, अब अलमिया सर ये है, हमने OIC की बात की, हमें तो इस सारे मामले में, इस सारे सिनेरियो में सर, हमें तो यूनाइटेड नेशंस जो है मुकम्मल तौर पे बेबस नज़र आ रहा है। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, उनसे उल्टा रिज़ाइन की बात की इजराइल ने जब उन्होंने उसकी मजम्मत की। तो सर फिर तारीख अगर देखते हैं, आप ये देख लें, इराक वॉर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला गया और इराक पर अमेरिका की जानिब से जब हमला किया गया तो ये कहा गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मौजूद हैं, लाखों लोग तहे
सफाई हस्ती से मिट गए, लेकिन वो झूठ साबित हुआ। फिर कश्मीर में देख लें, अफगानिस्तान देख लें सर, यमन में देख लें, सीरिया में देख लें। तो सर इस सारे सिनेरियो में हमें तो माइट इज़ राइट वाला ही रूल नाफिज होता नज़र आ रहा है सर। जी बिल्कुल, 100% आपने बात बजा फरमाई। और आपने जो जिक्र किया इराक का, मैं उसमें थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ऐड करता चलूँ। इराक की वॉर में 3 मिलियन लोग शहीद हुए हैं, सिविलियंस, 1 मिलियन बच्चे, इनोसेंट बच्चे। मैंने खुद इराक में जंग के दौरान उनकी बच्चों की कटी फटी लाशें सड़कों के दरमियान, सड़कों की साइड पे पड़ी देखी हैं। और ट्रेजेडी ये देखिए कि अपनी मौत से चंद रोज कबल जनरल कॉलिन पावल, जिन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के खुद ये कहा कि मैंने वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी हैं कि इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं और वो दुनिया को और इसराइल को तबाह करने के दरपे है, इसलिए फौरी एक उस पर किया जाए, अटैक किया जाए। और विद इन 24 आवर्स फ्लाइट्स इराक पे बम्बारमेंट करना शुरू हो गई। लेकिन एक हफ्ता पहले अपनी मौत से उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि मैंने गलत, मैंने झूठ बोला था पूरी दुनिया के सामने सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के। लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? सबसे बड़ी बदकिस्मती देखिए, इराक वॉर का जो सबसे बड़ा विक्टिम था वो इराक खुद। आज तक इराक ने खुद जनरल कॉलिन पावल के बयान को कंडेम नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बिकी हुई है, वो कमजोर है, वो कुछ ना कुछ उनके वीकनेसेस हैं जो वो खुल के बात भी नहीं कर सकते। इराक अगर अपने राइट्स के खिलाफ खुल के उठ के बात नहीं करता जनरल कॉलिन पावल की अपनी एडमिशन के बाद, तो कौन करेगा? सो देखिए, बदकिस्मती यही है कि जहां पे ताकत है मुस्लिम कंट्रीज में, वो सब कमजोर हैं किसी न किसी वजह से। और हम जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप वो इतना अच्छा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक यूरोप के चंद कंट्रीज हैं, जो फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी और ये यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफ कोर्स हमारा अपना मुल्क अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन समझा जाता है और क्लेम करता है। ये सिर्फ 4-5 कंट्रीज हैं जो इस सारी तबाही के उनके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक है, सारी तबाही के जिम्मेदार हैं। बट डॉक्टर साहब, जो असल कल्प्रेट्स हैं, आप ये देखिए कि वो तो इजराइली है ना, जो कि ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी सपोर्ट में अमेरिका है, उसकी सपोर्ट में इंग्लैंड है, कनाडा है, पूरा वेस्ट उसके साथ मौजूद है। लेकिन वहाँ के अवाम बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़। अब आगे इसका हल कहाँ तक नज़र आ रहा है? आई थिंक OIC के इजलास के बाद तो जो थोड़ा बहुत डर तो नहीं मैं कहूँगी, एक जो शर्म हया का पर्दा था वो ख़त्म हो गया है। जो उम्मीद थी थोड़ी बहुत, नहीं, वेस्ट को भी समझ आ गई है कि इनको ये कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक के बाद किसी दूसरे मुल्क पे अटैक करेंगे, दूसरे के बाद किसी तीसरे मुल्क पे अटैक करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। लेकिन देखिए, जो आपने जैसा ये भी फरमाया कि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं फ़लस्तीन के हक में। इवन जो जूश कम्युनिटी है वो फ़लस्तीन के और इनोसेंट सिविलियंस के हक में बाहर निकल रही है। आपने शायद नोट नहीं किया, सेक्रेटरी खारजा, जो इनके वज़ीर खारजा अमेरिका के एंथनी ब्लिंकन, वो उस वक्त वो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं। वो एक से दूसरे कंट्री में जाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये अरब कंट्रीज जो इसराइल के सराउंडिंग में हैं, उनकी गैरत ना जाग जाए, किसी तरह वो जंग में इन्वॉल्व ना हो जाए। और उन्होंने खुद ये बात कही कि मेरी इस सारे एफर्ट का मतलब यही है, मकसद यही है कि दूसरे कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन देखिए, बात यह है, अब तो उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया है और उन्होंने कल बयान दिया, बड़ा ओपन बयान दिया है कि इनफ इज इनफ, नाउ इसराइल हैव टू स्टॉप किलिंग इनोसेंट सिविलियन एंड चिल्ड्रन। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने खुद बयान दिया है अब कि भाई बहुत हो गया, अब कोई और तरीका उनको ढूंढना चाहिए। अगर हमास के साथ उनको प्रॉब्लम है तो दे हैव टू स्टॉप किलिंग द सिविलियंस। लेकिन जब तक कि मुसलमान कंट्रीज एक स्ट्रॉन्ग और फर्म और यूनिफाइड आवाज नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक की जंग बंदी नहीं होगी। आप सर, आवाज उठा तो रहे हैं, OIC के इजलास बुला लिया, आवाज ही तो उठा रहे हैं हम, आवाज से आगे तो नेक्स्ट स्टेप हम ले ही नहीं रहे। तो इसमें कोई भी मुस्लिम कंट्रीज़ में कोई ऐसा नहीं है जो कि उठे और फिर फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो। तुर्की हम हमेशा देखते हैं कि बड़ी वो आगे तैयब उर्दगान हमेशा मुसलमानों की तर्जुमानी करते हैं और बड़ा एक और उन्होंने भी सिर्फ एहतजाज ही किया है। लेकिन इससे बढ़कर सर, अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं,
इजिप्ट अगर वहाँ की गवर्नमेंट इस मामले में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती थी, फ़लस्तीनियों के लिए वहाँ से जितनी भी इमदादी खेप थी पहुँच सकती थी, लेकिन आपको पता है वहाँ पर जनरल अल-सीसी हैं जिन्होंने मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और वो उनको भी अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। कहीं ना कहीं इनके अपने पपेट्स तो मौजूद हैं जो इस सारे मामले में रुकावट है। सर देखिए जी, बात यह है, आपने तो खुद ही अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। जब मुर्सी साहब की हुकूमत को, जो पॉपुलर हुकूमत थी अपनी इजिप्ट की, जब उनको बरतरफ करवाया गया और उनको एक झूठे मुकदमे में सजाए मौत दे दी गई, तो फिर उसके बाद मकसद तो इन सारे एक्शंस का, ऑपरेशंस का मकसद यही था कि इसराइल की सराउंडिंग में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। वरना अगर इजिप्ट और यूनान और सीरिया, अगर ये 3 ममालिक सिर्फ ये चाहते, और जॉर्डन, कि ये इसराइल के मसले को हल किया जाए, तो ये भी दिनों की बात है। लेकिन अब मसला वही है कि इन चारों कंट्रीज़ में अब देख लीजिए, यूनान को उन्होंने, लिबनान को उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया, उसके बाद सीरिया को भी यही हाल कर दिया। जॉर्डन और मिस्र, उनके दोनों के हालात यही हैं जो आपने फरमाया। जो इससे पहले जो जॉर्डन की जो हरकतें थी, जिसमें उन्होंने इजिप्ट के खिलाफ इसराइल के साथ मिलके और प्लान करके इजिप्ट को वॉर में हरवाया। तो देखिए, ये मुसलमान कंट्रीज जब एक दूसरे के साथ इसी तरह का काम करेंगे, जब अवाम की जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स को हटा के एक मिलिट्री रिजीम्स को इम्पोज किया जाएगा अमेरिका की सपोर्ट की वजह से, तो फिर यही कुछ होगा। लेकिन नदीम साहब, सर अब क्या हल क्या है? मुस्लिम कंट्रीज से फ़लस्तीन या वो आम जो लोग हैं वो ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप उन पर धावा बोल दें, कि उनके ऊपर जो है जंग मुसल्लत कर दें। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, उनके साथ जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात, उनको मुनक़ता कर दिया जाए, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट कर दिया जाए। दुनिया में बड़ा ये एक महज़ब तरीका है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का। इतनी भी क्या सख्त नहीं है हमारे मुस्लिम हुक्मरानों? अरे बाकी सब अब ममालिक अपने सफ़ीर वापस बुला लें या उन पर फ़ज़ाई हदूद जो है वो ख़त्म कर दें, वो बंद कर दें, कुछ टेम्परेरी, कुछ तो प्रेशराइज करें। कौन करेगा? आप मुझे बताइए, क्या इजिप्ट करेगा? इजिप्ट गवर्नमेंट से हमने फॉर्मल रिक्वेस्ट की कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम एक पीस रैली करके गाजा के दरवाजे तक जाना चाहते हैं, और उन्होंने हमें इसकी इजाज़त भी नहीं दी। सिर्फ एक सिंबॉलिक पीस रैली हम करना चाहते थे, उन्होंने उसकी इजाज़त भी नहीं दी। क्या जॉर्डन करेगा, जो अपने ही मुस्लिम ब्रदर के खिलाफ जासूसी करता रहा इसराइल के साथ? कौन सा मुल्क करेगा? ये सऊदी अरेबिया करेगा, या आपका तुर्किया करेगा जो उसको ऑयल सप्लाई कर रहा है इसराइल को? सो मुझे बताइए कि कौन सा मुसलमान मुल्क है जो इस वक्त आवाज़ उठाएगा? कहाँ पे, किस मुसलमान मुल्क में एक पॉपुलर गवर्नमेंट है जो अवाम की नुमाइंदगी करती है? याद रखिए, अवाम तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की अपना दर्द महसूस करते हैं, अपने मुसलमान, फ़लस्तीनी मुसलमान बहनों भाइयों का। लेकिन मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं है। सो इसलिए वो अवाम की आवाज़ को, अपनी कौम की आवाज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जब तक ये कौम अपराइजिंग, जनरल पॉपुलेशन में अपराइजिंग और ज़्यादा नहीं होगी, और ये होगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं रिसेंटली लिबनान चक्कर लगा के आया हूं, और मैंने जो लिबनान में जज्बा देखा है आम लोगों में, मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा ख़तरा जो इस वक्त इसराइल को है, लिबनान की पब्लिक से है, और इवन जॉर्डन की पब्लिक से भी। लेकिन जॉर्डन की पब्लिक को भी तो क्रश कर दिया था ना इन्होंने। ये तो आपने मैसिव, वहाँ पे भी क्राउड है और बड़ा अग्रेसिव है। अमेरिका के अंदर जिस तरह बाकी सब और ज्यूश कम्युनिटी ख़ास तौर पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो वो समझ आती है। इजराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, खबर अभी ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 100 इंडेक्स 56,000 की सतह अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 618 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 56,010 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है और ये काफ़ी हाई राइज है। कराची 100 इंडेक्स में 56,000 जो है वो पॉइंट्स ऊपर हो चुकी है उससे ज़्यादा, और 100 इंडेक्स में 618 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मुआशी मैदान से बड़ी ज़बरदस्त खबर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स 56,000 की सतह को अबूर कर चुका है, जबकि 100 इंडेक्स में 618 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। नजीब नाइज हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, बताइएगा, बड़ा मस्बत रुझान देखने को मिल रहा है। इस
स्टॉक मार्केट मुसलसल चढ़ाव में है और इस वक्त स्टॉक मार्केट 56,000 का जो लेवल है वो ब्रेक कर चुकी है। खासतौर जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उसके मुस्बत जो है अब तक जारी हैं और इम्कान है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो पाकिस्तान के फायदे में होगा। और दूसरी जानिब इस तमाम तर सूरत हाल में एक और जो अहम खबर आ चुकी है कि आइंदा दिनों में जो शरह सूद है उसमें कमी का इम्कान है और जो मुल्की मुआशी सूरत हाल है उसमें अब ये वाज़ेह हो चुका है कि सूद में अब स्टेट बैंक की जानिब से कमी की जाएगी, जिसके बाद भी जो है एक और स्पीड पकड़ी है स्टॉक मार्केट ने और इस वक्त 56,086 पॉइंट्स पर है। 694 पॉइंट्स का इजाफा इस वक्त तक हो चुका है। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुस्बत असरात हैं और इसके जो खास तौर आम आदमी पर जब इसका असर पड़ेगा तो वो आइंदा दिनों में पड़ेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात, उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं उसमें भी बेहतरी के इम्कान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब नायच आपका। नाज़रीन अभी हमें लेना है ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ले जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी पॉलिटिकल सेगमेंट हमारा सियासत की बात करें तो आपको पता है कि सियासत में नवाज़ शरीफ की जो वापस एंट्री हुई है ना, कम बैक जो हुआ है इंग्लैंड से वापस आने के बाद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और इस वक्त पूरी एक पुरजोर मुहिम चल रही है कि नवाज़ शरीफ चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर बनेंगे तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कबूल होंगे, पार्टी की जो डिवीज़न है उनके अंदर, क्योंकि एक मरीम नवाज़ की लॉबी बनी हुई है, एक शहबाज शरीफ की लॉबी बनी हुई है, तो इनके आपस में बैठ के मामला तय होंगे। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बाकी नवाज शरीफ इतनी एक्टिव है MKM के आपने साथ, कबूलियत की बात की है ना, हाँ। तो पाकिस्तान में मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत ही मैटर करती है। और पीपल्स पार्टी आपने देखा है कि एक बड़ा गिला शिकवा करती नजर आ रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। नवाज शरीफ साहब आप देखें कि कराची में भी उनका MKM से इत्तेहाद और MKM का वफ्द आया था, वो मिला है। आज फिर कराची जा में रहे हैं। आज बलोचिस्तान जा रहे हैं, फिर कराची में आपको पता है कि MKM का JUIFA का भी इत्तेहाद हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी जिसको शायद ये उम्मीद थी कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा मरकज से वो बिलावल भुट्टो होंगे, लेकिन अब तो सिंध भी उनका खतरे में पड़ गया। तो इस वक्त देखा जाए पूरा जो नगमा है, साज है, संगीत है, हर लिहाज से वो PMLN के हक में है। और इन हालात के अंदर बहुत से सवालात ये उठ रहे हैं, क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब किस्मत के इतने धनी हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकेंगे या नहीं, ये एक बहुत सवाल हो रहा है। इसी पर सवाल का जवाब लेने के लिए हम जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन जान लेते हैं, जो कि आज स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल सत्तार खान साहब, सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। क्या कहेंगे नवाज शरीफ की वापसी के बाद चौथी बार वज़ीर आज़म, कोई रास्ता साफ होता आपको दिखाई दे रहे हैं उनके वज़ीर आज़म बनने में? ये इन्होंने बात की किस्मत का धनी। हाँ, तो 2018 में जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो मेरी इस बात को इस्लामाबाद में कोट किया गया था। उस वक्त मैं वहाँ एक चैनल का ब्यूरो चीफ था, TV चैनल का। तो मैंने कहा कि किस्मतों का टकराव है। नवाज शरीफ भी किस्मत का धनी है, इमरान खान भी किस्मत का धनी है, ना कि ये दो किस्मतें टकरा रही हैं। अब किसकी किस्मत ज़्यादा है जो जीतेगा। दोनों लकी हैं पाकिस्तान की तारीख में। अगर चंद एक फेम की बात मैं कर रहा हूँ कि फेम में बैठे हुए लोग, तो ये दोनों लकी हैं, इमरान खान भी और नवाज शरीफ भी। अब अगेन एक ख़ास और मोड़ पे जाके ना इन किस्मतों का टकराव हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि वैसे नवाज शरीफ जब आया है तो उसका सबसे बड़ा इम्तहान होता है ना, मैं उसको इम्तिहान कहता हूँ, उसका जो वापस आना है ना, वो इससे पहले इस तरह से उसे वापसी नहीं हुई थी। वो जब भी आता था ना लोग उसके साथ होते थे। इस मरतबा डामाडोल पोजीशन देखी कि इसके साथ वाकई लोग हैं कि नहीं हैं। हाँ। ये पहली मरतबा हुआ कि नवाज शरीफ की वापसी में खुद नवाज शरीफ के जेहन में भी ज़रूर था कि लोग होंगे नहीं होंगे, इकट्ठे करना पड़ेगा, इकट्ठे करने पड़े इनको। अगर ये सिंपल ये नवाज शरीफ ये करता, जन्नत के टिकट्स बांटे ये भी एक कहानी, ये भी एक कहानी चली है। ये साइड पे कहानी PTI ने चलाई है, उसका ऐसा जो मेन प्रोसीडिंग थी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हाँ, ये PTI इस मामले में तेज को लेकर जगह रगड़ा लगा है। ये PTI जो है ना, ये इस मामले में एक्सपर्ट हो चुकी है, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, मुझे किसी और जगह बिठा सकते हैं और लोग मान जाएंगे कि मैं यहाँ नहीं बैठा था, आपके स्टूडियो में नहीं बैठा था, मैं कहीं और बैठा था। ये उनका कमाल है, ये कमाल है उनका। अब इसको चाहिए था नवाज शरीफ को असूली तौर पर, ये आता अपने आप को कानून के हवाले कर देता। यार देखो, मेरे बारे में ये है ना, मैं भाग के गया था, बगूड़ा था, मैं आ गया हूँ, कानून के हवाले, अंदर हो जाता, जेल हो जाती, जेल से लड़ता,
अपना केस भी जेल में बैठ के लड़ा जा सकता है। लेकिन सर वो इसी बात की तो गारंटी लेकर आए थे कि उन्हें कुछ कहा नहीं जाएगा। नहीं यार, यही दियो, लीडर ने दिलेरी दिखानी होती है। कुछ ऐसे मकाम आ जाते हैं, ऐसे मौके आ जाते हैं जहां उसने दिलेरी दिखानी होती है। भाई आप दिलेरी दिखाएं, क्या होगा? जेल में क्या मार दिया जाएगा? नहीं। जेल में क्या लातें सुकड़ जाएंगी? नहीं। जेल में क्या बाल झड़ जाएंगे? नहीं। पहले भी तो जेल में रहे हैं आप, जेल में रहे। और उसका क्या होना था? बचना किस चीज़ से नवाज शरीफ? एक तो जिस तरीके से उन्होंने बंदे इकट्ठे करने किए, इस राज्य उनको करने की जरूरत ही ना पड़ती, खुद ही सिंपैथी बन जाती। आप जो थे लोगों में वेव आ सकती थी कि देखो वो आया, उसने इस्तकबाल नहीं करवाया, वो आया सीधा सीधा उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अब ये बेहतर, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं सर। अब तो केसेस खत्म हो गए, अब तो उनकी जो जायदाद जब्त थी वो खत्म हो गई, वो उन्होंने रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। ये चीजें एक तो पहले ये ज़हन में रख लो कि पाकिस्तान की तारीख में होता यही है, एक वक्त में जब सजा दी जाती है तो वो भी मेरिट पे नहीं होती, जब सजा से छुटकारा दिया जाता है वो भी मेरिट पे नहीं होता। कानून अपना रास्ता नहीं बनाता है, कानून ताकतवर के साथ है। जब डिस्क्वालीफाई हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, मेरिट पे फैसला नहीं था। मामला था जो पनामा का था। पनामा में क्या चीज था कि इनके फ्लैट्स हैं लंदन में, 4 फ्लैट्स हैं, फैसला तो उस पर आना चाहिए था, ये बीच में अकामा आ गया। देखो उसके साथ हुआ, उस जिसके बाद उसका बयानिया क्यों चला, इसी वजह से उसका बयानिया चला कि मुझे क्यों निकाला, कि भी फैसला आना था पनामा पे, फैसला आ गया अकामा पे, उसको मौका मिल गया नवाज शरीफ को। अगर ये कानून उसको मौका ना देते उसका बयानिया नहीं चल सकता, सियासी शहीद ना बनते फिर। लेकिन यही करती है। अब इमरान खान के साथ जो मेहरबानियाँ 2018 से पहले हो रही थी, 2018 को, फिर 2018 के बाद 2022 तक जो मेहरबानियाँ हुई, अब वो मेहरबानियाँ नहीं हो रही। देखो ना, अजीब से वो जो लाने वाले होते हैं ना, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कह लो या फौज कह लो, वो लाती बड़े प्यार से है, गोद में उठा के, फीडर पिला के, बच्चों की तरह, जैसे हम अपने बच्चों को नहीं करते कि स्कूल छोड़ के जाना है, वो इस तरह करती है। जब निकालती है तो फिर ठुड्डा मार के निकालती, बड़े बेआबरू होकर तेरे। तो यही होता है कि नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट फौज होती है, निकालने वाले भी इस्टेब्लिशमेंट फौज होती है। वो नवाज शरीफ की बात देख रहे हैं, इमरान खान की बात। फिर हमें भी वोट डालने की जहमत ही करते हैं वैसे। नहीं, वोट देखो, वो चक्कर क्या होता है, वो एक पूरी एक फार्मूला होता है। वो ऐसे नहीं होता कि वोट है ही नहीं तो आपने सारे वोट डाल दिए, कैलकुलेशन होती है। वो बड़े तरीके से करते हैं, ये उनका कमाल है। अगर हमें आ जाए तो 4 बंदे थे लॉरी, मैं जितवा दे, मुझे वो तरीका ही नहीं आता। तो करते क्या है, फार्मूला होता है, वोट आपके पास होना जरूरी है। अगर आपको ला रहे हैं ना, आपके पास वोट होना जरूरी है, फिर वो लाते हैं। और सर फिर दूसरी चीज ये है ना कि 80-20 के मार्जिन तो मैनेज हो जाता है, अब मार्जिन ही इतना बड़ा हो वो तो अगलों के लिए भी मुश्किल होता है ना। कितना का कौन सा मार्जिन पॉसिबल है, क्या कहा आपने? सर मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह आपने कहा वोट होना जरूरी है, 80-20 का करीब मार्जिन हो वो मैनेज होना इजी होता है। 18-20 कह रहे हो या 80-20 कह रहे हो? सॉरी 80-20 कह रहा हूँ सर। नहीं 80-20 का देखो, एक होता है इस वक्त इमरान खान का वोट जो है ना, अपना वोट 2018 में पता नहीं कहाँ से मुस्तार या उधार लिया गया थे, या वो अब तो नया वोटर जितना बना है। नहीं, वो जो लोटे आए थे 2018 में, जी बिल्कुल, वो अपने साथ वोट लेके आए थे। अब वही लोटे इमरान खान को छोड़ के कहीं और चले गए हैं। अब लोटों का जो है ना, जब इमरान खान की तरफ लोटे आते हैं तो वो कहते हैं जी कमाल है, ये तो विकटें गिर रही हैं। जब वही लोटे इमरान खान को छोड़ के जाते हैं तो इमरान खान कहता है ये लोटे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब मुझे लोटे एक्सेप्टेबल हैं अगर मेरी तरफ आए, और अगर मुझे छोड़ के जाएं तो फिर मैं लोटा कहना शुरू कर देता हूँ, ये बड़ी अजीब सी फिलॉसफी है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। वोट बैंक इमरान का आज जो अपना है, इससे पहले नहीं था। आज उसका अपना वोट, ऑर्गेनिक वोट बैंक जिसे, उसका अपना वोट आज जो है ना, वो 2018 में नहीं था। 2018 में ऐसे ही करके इनसे ले लिया, कैमरामैन से ले लिया कि 10-15 वोट तू दे दे, इनसे ले लिया 15-20 तू दे दे, इनसे ले लिया 15-20 सब जहाज भर भर के लाते रहे लोगों के, होते रहे। अब ये जो है ना, इस एक वक्त में उसका अपना वोट बैंक है। अपना वोट बैंक कितना है उसका, इसके बारे में मैं वो बात नहीं करूंगा जो PNN कहती है, जो PMLN कहती है। PMLN की गलत बात है, PTI कहती है। PTI कहती है। जब मेरी PTI के लीडरशिप से जो बड़े सफ़े अव्वल की जो है, मैं कहा यार बताओ कितने मार्जिन से जीतोगे, वो 90% तक जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ 90% कैसे हो सकता, दुनिया में नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं 90%। मैं क्या, मुझे इतना पता है कि आप लोगों का वोट बैंक, आप लोगों का नहीं, इमरान खान। एक बात ज़हन में हमेशा के लिए रख लो, इमरान का MNA जीतेगा, इमरान का MPA जीतेगा, वो उस MNA MPA का वोट नहीं होगा, वो इमरान का वोट। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के वाला भी यही नहीं, नवाज शरीफ का ये
नवाज शरीफ का बिल्कुल यकीन नहीं है। नवाज शरीफ का MNA जीतेगा, MPA जीतेगा, उस MNA MPA के अपने वोट होंगे, इंडिविजुअल होगा, उन्हें अपने वोट भी होंगे, नवाज शरीफ का भी वोट होगा। इधर बात बिल्कुल बदल चुकी है। इधर ओनली वन ऑन वन। इधर जो सबसे ज्यादा इनके लिए मसला बना हुआ है ना PTI के उन लोगों के लिए जिनको उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगी, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है, हमारा तो वोट ही नहीं है, वोट इसका है जी। वोट ही इसका है। देखो ये MNA MPA से जाके पूछो, आप लोगों ने तो कभी इलेक्शन लड़ा, मैंने कभी नहीं लड़ा, लेकिन उनसे पूछो कि यार ਤੁਹਾਡਾ वोट अपना कितना वोट है, वो घबरा जाता है, उसे मानना पड़ता है वोट तो इसका इमरान खान का है। अब बताओ सर वो इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हमारी एफर्ट अपनी जगह, लेकिन वोट तो इमरान खान के नाम पे पड़ना है। नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, 75 साल की तारीख पहली मरतबा हो रहा है। इससे पहले एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में चला था कि जी खंबे को वोट टिकट दे दो, टिकट खंबा वो भी, जीत हाँ जाएगा। वो भी जीत जाएगा। अब इमरान खान के जहन में वो बात पड़ी हुई है कि कहीं मेरी पोजीशन ये तो नहीं हो गई, उसके जहन में ये बात पड़ गई, वो इसीलिए वो बॉदर नहीं करता। अच्छा सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है PMLN के लिए वो है नैरेटिव का चैलेंज। एक नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, उसकी बुनियाद पर PMLN जीती इवन के ओपोजिशन में होते हुए। अब ये जो एक इकोनॉमिकल जो नैरेटिव दिया जा रहा है PMLN की तरफ से, आपको लगता है कि ये पॉपुलर होगा, आवाम में इसकी मकबूलियत होगी? नैरेटिव के बगैर तो फिर आवाम के पास नैरेटिव बयानियाँ या कहा जाना या स्टेटमेंट, वो इस एक दौर में जिस टाइम में आप लोग हम लोग गुजर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान का चलेगा। अच्छा, वो ये कहेगा ना कि ये कप है, कप के अंदर चाय है, चाय इसके अंदर कॉफ़ी हो, वो चल जाएगा कि कप के अंदर चाय थी, कप के अंदर कॉफ़ी नहीं थी, कॉफी नहीं थी। हाँ। अब देखो ये होता है कि एक वक्त होता है जब 2018 के बाद तो नवाज शरीफ का बयानिया क्यों चला था, उसकी वजह यही थी, मुझे क्यों निकाला क्यों चला था कि वोट उसके को पीछे इज्जत दो, पूरा मुझे क्यों निकाला। ठीक है चल गया था। अब उसे कौन चला के दिखा? नहीं, एब्सोल्युटली अब उसे कहो, ओपन बात है, मेरी तरफ से ज़रा रिक्वेस्ट आपको लोग कर देना, आप लोग टीवी पे आते हो, मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ, दूसरी टेबल पे बैठा होता हूँ, आप लोग तो बाकायदा जिसे टेबल कहते हैं टीवी की उस पर बैठे होते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि सर बताएं, इस चीज़ का जवाब दें। इस वक्त इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन पीपल पार्टी क्यों कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों कह रही है? गौर को हम लोग गौर करते नहीं है, हम बोलने पे ज़्यादा यकीन करते हैं, गौर करने पे कम करते हैं यकीन। लेवल प्लेइंग फील्डिंग वो इसलिए कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है, इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा है जो नून लीग की तरफ झुकाव करके बैठा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा है जो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, वो पीपल पार्टी की तरफ। अब वो छोटा हिस्सा जो इस्टेब्लिशमेंट का है, अगर वो छोटा हिस्सा ना होता तो लेवल प्लेइंग फील्ड की कभी बात ही ना आती। जी बिल्कुल। पीपल पार्टी पब्लिकली तो नहीं कह सकती कि हम इस वजह से कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है। हर एक चीज़ नून लीग हो, पीपल पार्टी हो या PTI हो, इमरान खान अंदर है, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट पर ना एक बैंक करके बैठे हैं। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ ना कि मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, लोग मुझे देखेंगे, मैं टीवी पे आऊँगा, उम्मीद करते हैं ना, इस तरह ये सारी की सारी जमातें जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं, वो अपना किबला बना के बैठे हुए हैं जो तुम्हारी मेहरबानी, बस क्या यही रहे होते हैं। वो इमरान खान अंदर बैठा कह रहा होता है एक तरीके के साथ, मुझे ज़रा ग्रेस भी चाहिए, मैं लोगों के सामने बड़ी बड़का मार चुका, फेस सेविंग भी हो, मुझे ग्रेस के साथ फेस सेविंग हो मेरी, तो ज़रा मेहरबानी करो। हर एक सियासी जमात, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, उसकी तरफ जो है निगाहें। सर मसला इसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट का भी यही है ना, उनका भी तो किसी एक पे दिल नहीं आता ना, कभी आप नहीं, इस्टेब्लिशमेंट देखो, बड़ी इस्टेब्लिशमेंट जालिम होती है, इस्टेब्लिशमेंट खुदा की कसम ऐसे करके लाएगी जिस तरीके से वो लाते हैं ना, अगले को यकीन नहीं आता कि कुछ अरसे बाद ये निकाल देंगे, जिस तरीके से वो लेके आते हैं ऐसे ही। और वो जब निकालते हैं, जैसे इमरान तो वो जो डिग्री बलूचिस्तान के रईसानी साहब वो नहीं कहते कि मुझे अल्लाह से ज़्यादा पाकिस्तानी फौज से डर लगता है, अल्लाह गफूर रहीम है, पाकिस्तानी फौज का देखो ना, किसी हद तक देखा जाए तो वो बात जो रईसानी कह रहा है वो बात ठीक कह रहा है कि आप लोग इस तरह का बैंक किस पे करते हो, वोट पे नहीं बैंक करते, वोट होता है सेकेंडरी किसी भी जमात का, किसी भी सियासतदान का, वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी क्या होता है, ये एस्टेब्लिशमेंट जरा यही चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। नाजरीन, अब इलेक्शंस होंगे तभी पता चलेगा कि वाकई में नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे या नहीं, लेकिन पहली चीज़ ये है कि इलेक्शंस तो होना, एग्जैक्टली, होपफुली इलेक्शंस हो जाएं ताकि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आए, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी बेहतर हो। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और लास्ट में हमारा हेल्थ सेगमेंट है, बल्कि हेल्थ से ज़्यादा जो है ये फूड सेगमेंट है। फूड सेगमेंट है। अच्छा, सर्दियां आए और मछली का जिक्र ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। साथ साथ है आजकल सबसे ज्यादा जिन रेस्टोरेंट्स के बाहर रश लगा होता है वो मछली पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे फिश मिलती है, फिश पॉइंट्स होते हैं, ग्रिल फिश होती है, बोनलेस फिश। जितनी एक तो वैसे भी आपको अच्छा, वैसे जो फिश के अंदर जो कांटे होते हैं उनको वो भी उनकी बोन्स ही है ना, बोनलेस ही होती हैं, पता नहीं है तो कोई फिश एक्सपर्ट ही होता है। बट ये है कि जितनी प्रोटीन्स आपको इस मछली से मिलती है उसके अलावा फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, और वैसे भी लजीज भी बहुत होती है जायकेदार। आपके स्किन के लिए और मछली की इतनी फायदेमंद है। वैसे तो खाली मछली नहीं, जितनी भी सी फूड हैं सारी सर्दियों में ही यूज ओमेगा 3 सिर्फ फिश से मिल सकता है रॉ फॉर्म में। आपको फैटी एसिड्स जो हैं वैसे तो आपको सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, सिर्फ वो फिश है जिससे आपको मिल सकता है। और ये सब आपके हार्ट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कौन सी फिश खानी चाहिए है ये बड़ा ज़रूरी है। कौन सी फिश, फिश की भी तो इतनी इकसाम है, इतनी किस्में हैं कि ये एक बड़ा मैटर करता है। हमें तो वैसे 2-4 नाम ही याद हैं फिश के। हाँ, राहू है और फिर इसके अलावा पामलेट है और फिर और बड़ी मजे की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिंगर फिश है, मली मछली है, उसके अलावा मली मछली, फिंगर फिश तो वो है ना, प्रॉन्स इतने मजे के होते हैं। लेकिन खैर वो सब, डॉक्टर इदरीस खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट नहीं, हर्बलिस्ट हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं हमें कि नेचुरल मेडिसिन फ़िश कितनी एक अच्छी है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हमें, हमारे जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनकी रहनुमाई करें कि ये सर्दियों के मौसम में फ़िश कितनी अच्छी है इंसानी सेहत के लिए, इसके क्या फ़ायदेमंद हैं, और हर एज ग्रुप के बारे में भी बताइएगा कि किस एज ग्रुप को कितनी मिकदार में फ़िश एक लेनी चाहिए है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि के मौसम में, एक तो ये मिथ बना हुआ, मैं इसको ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फिश ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि हर मौसम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना भी आप मीट लेते हैं, चाहे वाइट मीट लेते हैं या रेड मीट लेते हैं, मतलब बर्ड्स का है या बाकी एनिमल्स का है, उन सारे मीट्स में से सबसे ज्यादा जो अच्छा इफेक्टिव माना जाता है वो फिश का मीट है। और ये हमारे कंसेप्ट है कि ये गर्म होती है, ये नहीं खानी चाहिए और ये सर्दियों में खानी चाहिए। डेफिनेटली इसके अंदर जो कि आयल्स होते हैं और उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और उसके अंदर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट रिच डाइट है, तो थोड़ी हीट तो ये रखती है, लेकिन ये ऑल ओवर द ईयर जो है वो 12 के 12 महीने हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। हमें इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। अब बात यह है कि कितनी खानी है और कब खानी है। ये जो अहम है उसमें ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि कम अज कम हफ्ते में 2 दफा और मैक्सिमम जो है वो 4 दफा, इससे ज्यादा जो है वो यूटिलाइजेशन इसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम लाजमी 2 दफा हफ्ते में होनी चाहिए। कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें जापान है, जिसमें है, ये अपनी डेली डाइट में मीट को ऐड रखते हैं। ये ऐसा नहीं सिर्फ गर्मियों में खाते हैं और सर्दियों में नहीं खाते, या सर्दियों में खाते हैं और गर्मियों में नहीं खाते। ये पूरा ही साल इसको अपनी डाइट में छोटा छोटा पीस इनका तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन अपनी डाइट में ऐड किया हुआ होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो सर अक्सर सर्दियों में मछली तो खानी चाहिए, लेकिन फ्राइड फिश हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो इतनी ऑयली हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं, सजेस्ट करेंगे ग्रिल्ड फिश ज़्यादा बेहतर रहती है या मछली ही होती है, चाहे इसको ऑयल में खाएं या ग्रिल्ड करके खाएं? कोयलों पे भी मछली बनाई जाती है, इफेक्टिव ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी होगी हमारे लिए? जी डेफिनेटली कोई भी डाइट है, सिर्फ फिश तक नहीं। जब आप डीप फ्राई करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जलते हैं, उनके इफेक्ट्स उस तरह से नहीं आते। चाहे आप चिकन को फ्राई कर रहे हैं, चाहे आप फिश को फ्राई कर रहे हैं, चाहे सब्जियां फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई किसी भी फूड वो एक्सेप्टेबल नहीं होती और उसकी वो न्यूट्रिशन नहीं बनती। हाँ, टेस्ट, हमारे यहाँ लोग टेस्ट लवर होते हैं, तो टेस्ट के तौर पे उसको फ्राई करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ वगैरह और उस तरह की चीजें बड़ी कॉमन चल रही होती हैं। लेकिन एक्चुअली जो होती है वो आंच पे पकी हुई, मतलब लो फ्लेम पे जो हम पकाते हैं उसको वो इफेक्टिव होती है। जो स्टीम पे बनाते हैं या ये जो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रख के उसको बाहर से लेकर पकाते हैं, वो अगर उसको नरम आंच पे रख के ज्यादा टाइम के लिए कुक करेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन जो है वो उसकी फिट रहेंगी, उसमें वो इशू नहीं आएगा। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि कौन से फिश जो है वो, वैसे तो 4 सीजन आपने बता दिया, लेकिन जो अफोर्डेबल भी हैं और जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है।
जी, जो जितनी भी हमारे यहाँ ये काला राऊ, ट्राउट और ये इस तरह की बाम मछली और ये जितनी भी अवेलेबल है, ये सारी अच्छी है। कुछ फिश है जो समंदर में या उसमें नहरों में या दरियाओं में पाई जाती हैं और वो ऐसे एनवायरनमेंट में पलती हैं जहाँ मर्करी का लेवल ज्यादा होता है। वो फिश है वो ईटेबल नहीं है और वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन बाकी जितनी फिशेस हैं वो फायदेमंद ही होती हैं। ये जो डैम्स में बनती हैं या अब तो फार्म में बनती हैं, फार्मी मछली आ फार्मी गई मछली है, वो भी क्या अच्छी हैं सेहत के लिए? सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। जो फिश फार्म्स बने हुए हैं, जो डैम्स बने हुए हैं जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, वो फायदेमंद है इंसानी सेहत के लिए? जी बिल्कुल, वो डेफिनेटली वहाँ अगर प्रॉपर केयर की जाती है फिश की, उसकी डाइट प्रॉपर दी जाती है और इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो बेनिफिशियल ही है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और जो हम बात कर रहे थे कि जो नुकसानदेह फिश है वो उसी सूरत में है जहाँ हमारा ये ह्यूमन वेस्ट जो है ये दरिया के साथ मिल रहा है और अच्छा सर तो उस प्रोड्यूस हो रही है वो नुकसानदेह हो। सर लेट्स एक्सपेंड इट। सर ये बताइएगा, मछली से बाहर निकलकर हम सी फूड की बात करते हैं। आपको पता है सर्दियों में प्रॉन्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लॉबस्टर, उसके अलावा बेशुमार ऐसी जो हमारी सी फूड्स हैं जो सर्दियों में हम यूज़ करते हैं, वो भी उसी तरह फ्रूटफुल हैं हमारे लिए जैसे मछली है, उनको भी खाना चाहिए? डेफिनेटली खाना चाहिए। सी फूड्स हमारी बॉडी में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं और हमारी बॉडी में वो लेने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मैं यही चाह रहा था कि हम उसको आगे इस पे आए कि मेडिकली इनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे लोग जो फिश या सी डाइट में रखते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनमें फालिज यानी पैरालिसिस के पेशेंट्स बहुत कम निकलते हैं और ऐसे लोग ब्लड प्रेशर जो है रहता है और इसके अलावा उनका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिवली काम करता है, उनमें डिप्रेशन बहुत होता है और इसके अलावा उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जो सी फूड या फिश का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर नींद का लेवल है वो बेहतर रहता है, उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एंजाइटी जो है वो बहुत कम होती है। और सेम इसी तरीके से अच्छा एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो फिश है ये प्रेग्नेंट वुमन में जरा अवॉइड करनी चाहिए और लो मिकदार में। बिल्कुल ठीक है, सो हेल्पफुल, मतलब बहुत अच्छे फायदे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मछली खाएं, सी फूड खाएं, दबाकर खाएं, ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वैसे बाय द वे वैसे ही अब विंटर सीजन बहुत थोड़ा है, तो जितना आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, जितना आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, तो आप यकीनन जो है इसको खाना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इस जो हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, अब आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।